तो तैयार बैठे हो स्टाफिंग के लास्ट पार्ट के लिए, और इसके बाद स्टाफिंग पूरा ख़त्म। सर थोड़ा स्पीड स्लो नहीं चल रही? वीडियोस 3 या 4 दिन के बाद आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कोर्स पीछे हो जाए और टर्म 2 आ जाए और हमारा बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस हमारा पूरा छूट जाए। ध्यान दे बच्चा, हर चीज़ स्ट्रैटेजिकली मैं बनाता हूँ। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ जितने समय पे आ रही है, जितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आ रही है, उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ध्यान दें, स्टाफिंग का ये लास्ट पार्ट है। जल्दी से आप लोग चेक कर लीजिए कि हमने पास्ट जो 2 पार्ट किए हैं अभी हम लोगों ने स्टाफिंग के, उसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। ओके, सो इतनी चीज़ समझ आ गई होगी तुमको कि जो पिछली 2 वीडियोस निकल चुकी हैं स्टाफिंग की, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लास्ट वीडियो के बाद हम लोग का पूरा स्टाफिंग ख़त्म हो जाएगा। सर एक बोनस कर दीजिए कि जो अगला टॉपिक है, मतलब जो अगला चैप्टर है हमारा स्टाफिंग के बाद, वो भी जल्दी से रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, जिससे क्या हो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी से प्रिपेयर हो जाए। नो डाउट वो चैप्टर भी हम इसी वक्त रिकॉर्ड करके हम तुरंत जल्दी से आप लोग के लिए यूट्यूब पे डाल देंगे। दैट मीन्स जो वीडियो आने वाली है वो स्टाफिंग के लास्ट चैप्टर की आएगी, मतलब लास्ट पार्ट की, और उसके नेक्स्ट चैप्टर की भी। मिलते हैं डायरेक्टली वीडियो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करने वाले हैं आज, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। सीबीएसई आपको कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी समझता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ डिटेल डिस्कशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके बाद आपको ग्रेजुएशंस करनी है। तो ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा एडवांस में पढ़ाई जाती हैं इस चैप्टर में। क्या है वो? सबसे पहला है रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, और उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और आफ्टर दैट ऑल 3 टॉपिक्स आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट, जिन बच्चों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं ध्यान दीजिएगा, आप देख के आइएगा, तो उससे आपको रिक्रूटमेंट को समझने में और आसानी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है तो उनके लिए हम एक बार बता देते हैं दैट रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस जब आप एक पूल क्रिएशन करते हैं एम्प्लॉयज़ का। सर पूल क्रिएशन का मतलब क्या हुआ? पूल क्रिएशन का मतलब हुआ कि आपको ओवरऑल ज़रूरत है 50 लोगों की, आपकी लोकेलिटी में 1000 लोग हैं, आपने पूरे 1000 लोगों को दे दिया इन्विटेशन, और इन्विटेशन जैसे ही उन लोग को मिला उन लोगों ने जॉब पे अप्लाई किया, लेकिन आपको तो सिर्फ 50 लोगों की ज़रूरत थी। उन 1000 लोगों में से आप बेस्ट 50 कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप वो बेस्ट 50 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेते हैं, आप लोग का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दोनों ही प्रोसेस पूरी हो जाती हैं। सर रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब रिक्रूटमेंट बस वहीं तक है जब आपने सारे लोगों को दैट इज़ योर इन्विटेशन भेज दिया है जो आपकी लोकेलिटी में अवेलेबल हैं। अब उनमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन सेलेक्टिंग प्रोसेस में आ जाएगा। उनको इन्विटेशन देना और उनको इंसिस्ट करना कि हमारे यहाँ जॉब करिए आके, वो सब रिक्रूटमेंट में आता है। आई होप रिक्रूटमेंट बहुत अच्छे से समझ आया, रिवीजन ही था। तो रिक्रूटमेंट बेसिक 2 तरीके से हो सकता है, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। ध्यान दें, रिक्रूटमेंट आपका इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी। आप चाहें तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही कोई ऐसा बंदा पकड़ लें जिसको आप ओवरऑल अपने उस काम के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कहीं बाहर से उसको जुगाड़ लगाइए। जैसे आपने पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखा कि हमें भाई 50 लोगों की ज़रूरत थी और हमने 1000 लोग बाहर अपनी लोकेलिटी में चेक किए। क्या हमने अपने उन जो 50 मेंबर्स की जो कमी थी वो अपने बिजनेस में तो खोजना शुरू नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक मैनेजर की तलाश है और एक बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करता है और वो बहुत अच्छा काम कर सकता है मैनेजर की पोस्ट में, तो आप छोटे मोटे टेस्ट लेने के बाद उसको एक मैनेजिंग की पोस्ट पे रख सकते हैं, जिससे आपका खर्चा भी बचेगा और उस इंसान के अंदर एक मोटिवेशन भी आएगा कि सर ने या फिर हमारे मालिक ने हमें इस पोस्ट से इस पोस्ट पे पहुंचा दिया है। तो ध्यान दें, हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो इंटरनल मतलब विद इन बिजनेस भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। विद इन बिजनेस इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोला जाता है, और आउटसाइड ऑफ द बिजनेस हम लोग सर्च करते हैं तो उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ बिजनेस इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन और ट्रांसफर से पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी बताया, जैसे हमें मैनेजर्स की ज़रूरत है तो हम एक बेस्ट अपने ही एम्प्लॉय में आदमी देखेंगे, मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ 100 हैं और हमें सिर्फ एक मैनेजर की ज़रूरत है,
तो हम लोग क्या करेंगे, उन 100 में से ढूंढेंगे कि कोई एक बंदा तो होगा जो हमारे मैनेजर की पोस्ट के लिए काबिल हो, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। दैट मीन्स प्रमोशन। तो दैट मीन्स जिनके भी पापा लोगों का प्रमोशन हुआ है तो उनको ध्यान रखना कि उनका प्रमोशन इसीलिए हुआ है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको किसी ना किसी बंदे की ज़रूरत थी जो उस काम के लिए एलिजिबल हो, और कांग्रेट्स, वो आपके पिताजी थे। तो दैट मीन्स वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट था। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कुछ भी नहीं है, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा पर्टिकुलर बंदा ढूंढना जिसकी आपको तलाश है। तो इंटरनल सोर्स में प्रमोशन तो सर समझ आ गया। सर ट्रांसफ़र नाम सुना है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में इसका क्या काम है वो एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बच्चा ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि मान लेते हैं आपके पास 2 जगहें हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश। इस दोनों ही जगह पे आपकी आउटलेट्स हैं, आपकी 2 जगह पे बिजनेस रन होते हैं। उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, मध्य प्रदेश में आपके ओवरऑल वर्कर्स या कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे काम करते हैं। अब मध्य प्रदेश में एक आदमी की ज़रूरत है, दैट मीन्स मैनेजर की ज़रूरत है। अब मैनेजर की ज़रूरत है तो अब आप ओवरऑल क्या कर सकते हैं कि आप मध्य प्रदेश में ही सारी जगह पे टैम्पलेट्स बंटवा दीजिए कि भैया हमको मैनेजर की ज़रूरत है और आप प्लीज़ आइए और हमारे बिजनेस में ओवरऑल एक बार काम करके देखिए। या फिर आप डायरेक्ट कॉल लगाएंगे सीधा अपने उत्तर प्रदेश वाली फर्म पे, जिसमें कहेंगे कि भैया मुझे एक मैनेजर की ज़रूरत है और हमारा अभी बजट भी टाइट है, हम बाहर रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, फिर उसका टेस्ट लेना पड़ेगा, फिर उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस है और हमें इंस्टेंटली आदमी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में कॉल करेंगे अपने ही फर्म में और कहेंगे कि भैया मुझे एक आदमी की ज़रूरत है, क्या हमारी उत्तर प्रदेश वाली जो आउटलेट है, जो ब्रांच है, क्या उसमें कोई बंदा ऐसा एलिजिबल है जो इस मैनेजर की पोस्ट पे काम कर सकता है? और अगर होगा तो हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में, और इसी को बोला जाता है ट्रांसफ़र। दैट मीन्स इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट 2 तरीके के होते हैं। पहला प्रमोशन, आपने प्रमोट कर दिया, विद इन ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट कर दिया, आपने कोई बाहर से बंदा नहीं लाया, अपना ही बंदा आपने प्रमोट कर दिया और मैनेजर बना दिया। या फिर ट्रांसफ़र, आपने कोई भी अपनी पर्टिकुलर आउटलेट को या फिर एक लोकेलिटी की आउटलेट से एक बंदा उठाया और उसको मैनेजिंग की पोस्ट पे डाल दिया कोई दूसरी ओवरऑल ब्रांच की आउटलेट में। और ध्यान दें, जो ट्रांसफ़र या प्रमोशन है सिर्फ मैनेजर की पोस्ट पे ही नहीं हो सकता, वो बहुत सारी पोस्ट पे हो सकता है। आई होप आपको ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। इसके बाद बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। सर ये तो बहुत लंबा है, क्या कर सकते हैं? तो ध्यान दें, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमारा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट एंड सो ऑन। पूरे 10 तरीके के हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। सर इनको पढ़ाने से पहले एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है ये बता दीजिए। तो बच्चा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो एक पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है, ये कुछ नहीं बताता, ये बताता है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ना रख के हम लोग आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखें। क्योंकि ध्यान दें, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है तो अच्छा, लेकिन आप अगर अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के बंदे अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की कमी पूरी करने के लिए यूज़ करेंगे तो आप जहाँ से बंदे उठाएंगे या फिर एम्प्लॉयज़ उठाएंगे वहाँ पे कमी नहीं पड़ जाएगी। आपको एक गिलास पूरा भरा हुआ है और एक गिलास पूरा खाली है। अब ध्यान दें, अब आपको दूसरा गिलास भरना है, तो आप पहले गिलास से ही अगर दूसरा गिलास भरना शुरू करेंगे तो दोनों ही आधे आधे भर पाएंगे, कोई भी पूरा नहीं भर पाएगा और एक जो पूरा भरा था वो भी आधा हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप एक जगह से एम्प्लॉय दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो एक जगह कमी आनी 100% ज़रूरी है या फिर वो होके रहेगी। तो इसीलिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सबसे ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कुछ भी नहीं है, हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो और हम लोगों ने क्या किया, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के आगे बहुत बड़ा सा बिल बोर्ड लगा दिया या फिर होल्डिंग लगा दी जिसमें लिखा है कि मुझे इतनी इतनी क्वालिफिकेशंस के साथ इतने बंदों की ज़रूरत है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें इस पर्टिकुलर नंबर पे। वो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होगी। तो ध्यान दें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा बिलबोर्ड, एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट के साथ सारे लोग डायरेक्टली बिना कोई इंगेजमेंट के वो तुरंत आ जाएं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली भर्ती लेने के लिए, वो सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद बात करेंगे कैजुअल कॉलर्स की। कैजुअल कॉलर्स हमने कॉमर्स क्लब में बहुत अच्छे से यूज़ किया है। कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है कि आपने डायरेक्ट कॉल किया कि आपको फर्दर ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, क्या आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे काम करने के लिए। अगर बंदा इंटरेस्टेड होगा तो पर्टिकुलरली वो हाँ ज़रूर बोलेगा।
अगर वो हाँ बोल देता है तो हम लोग उसको बुला लेते हैं ऑन कॉल ही कि आप इतने इतने बजे आ सकते हैं, आपका टेस्ट होगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा तो सिंपली आपको कॉल कट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है अपने जो गैप फिल है आपका एम्प्लॉयज़ का उसको भरने के लिए। आप पैम्पलेट्स बांट सकते हैं, आप बिलबोर्ड्स लगा सकते हैं बड़े बड़े। एडवर्टाइजमेंट तो कैसे भी किया जा सकता है, आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी एक बहुत अच्छा सोर्स है रिक्रूटमेंट का, जिससे लोग बहुत जल्दी और बहुत वायरली आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे कलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंटरेस्टेड लोग। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये ओवरऑल गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज़ कुछ नहीं करती हैं, ये कुछ एम्प्लॉयज़ या फिर कुछ लेबर्स को ही अपने टच में रखती हैं, जो उनमें लॉग इन करते हैं या जो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में अगर किसी लेबर ने उनके रजिस्टर करा लिया है खुद को, तो जो गवर्नमेंट ओवरऑल ढूंढती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बेस्ट रहेगी उस लेबर या फिर उस एम्प्लॉय के लिए। वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक एजेंट उन बिज़नेस से बात करेगा और कहेगा कि मेरे पास कुछ लेबर्स हैं, क्या आपको ज़रूरत है? या फिर एजेंसीज़ भी बात कर सकती हैं डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे कि हमें लेबर्स की ज़रूरत है, क्या आपके पास लेबर्स अवेलेबल हैं? अगर दोनों में से दोनों ही क्या कहते हैं फैक्टर्स अगर 100% मैच कर जाते हैं, जिसको लेबर्स की ज़रूरत है उसको सेम लेबर मिल जाता है, या जिसको ओवरऑल वर्किंग कंडीशन की ज़रूरत है सेम वर्किंग कंडीशन मिल जाती है किसी बिजनेस में, तो दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं। ध्यान दें, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बस इतना ही है। उसके बाद बात करते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज़। प्लेसमेंट एजेंसीज़ वो एजेंसीज़ हैं जो आपका ठेका लेती हैं। दैट मीन्स अगर आपने उनकी एजेंसीज़ में अपने आप को रजिस्टर करवाया है और आपके पास बेटर क्वालिफिकेशन है जो वो रिक्वायर करता है, तो आपका जो प्लेसमेंट है वो 100% गारंटीड लगवा देती हैं ये लोग। एग्जाम्पल के तौर पे आईआईटी के बहुत अच्छे कॉलेजेस और जो नीट पार करने के बाद आपके बहुत अच्छे कॉलेजेस आते हैं, वो प्लेसमेंट एजेंसीज़ वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे लोगों को देखती हैं कि कोई एलिजिबल है बंदा जिसकी प्लेसमेंट लगवाई जा सकती है। वो आपसे कुछ चार्ज करती हैं और आपकी प्लेसमेंट लगवा देती हैं। लेकिन यहाँ पे धोखाधड़ी के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसीज़ के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड लोग आपको लुभाते हैं और आपसे बहुत अच्छा पैसा लेते हैं और उसके बाद आपका पैसा लेके वो फरार हो जाते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सिक्योर भी होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। दैट मीन्स मान लेते हैं कि हमारी एक कॉलेज में बहुत होनहार लड़का है जो कोडिंग और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मास्टरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। कंपनीज़ को अगर उसके सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो वो डायरेक्ट कैंपस से वो लोग ले लेते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत फेमस है। अगर आप साइंस साइड या फिर जो मैथमेटिक्स साइड है उनके बच्चों को देखें, वो कैंपस रिक्रूटमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे उनको ज़्यादा इंटरव्यू या फिर ज़्यादा जो हार्डशिप है उससे ज़्यादा न गुजरना ना पड़े। इसलिए कैंपस रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ही आता है। उसके बाद बात करते हैं रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन एक पर्टिकुलर रिकमेंड्स पे चलता है। सर रिकमेंड्स मतलब दैट मीन्स अगर एक लेबर है और उसने कहा कि ये पर्टिकुलर मेरा भाई है या फिर ये मेरा कज़न है या फिर ये मेरा रिलेटिव है, तो ये पर्टिकुलरली इस फर्दर काम के लिए बहुत ज़्यादा एलिजिबल हो सकता है। इसकी क्वालिफ़िकेशन भी अच्छी है, ये पढ़ा लिखा भी है। आप इसका एक बार सिलेक्शन प्रोसेस पे डाल के तो देखिए, इसका आप इंटरव्यू और इसका टेस्ट ले के तो देखिए, क्या पता ये बहुत अच्छा काम कर दे। ध्यान दें, जो रिकमेंडेशंस होती हैं दैट मीन्स सुझाव देना। एक अपने ही लेबर या फिर अपने ही वर्कर्स अगर जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज उनको सुझाव देती हैं कि ये पर्टिकुलर बहुत अच्छा काम कर सकता है बंदा और ये मेरे रिलेशन का ही है या फिर ये मेरा दोस्त है, आप इसको हायर तो करके देखिए, ये रिकमेंडेशंस होती हैं। इसके बाद बात करते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। किन के? लेबर्स के, या फिर दलाल किसके? लेबर्स के, जिनके अंडर में बहुत सारे लेबर्स होते हैं। अगर किसी फर्दर कंपनी या फिर इंसान को ज़रूरत हो उनकी, तो डायरेक्टली लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर उनको लेबर्स प्रोवाइड करता है और बदले में वो कमीशन भी लेता है दोनों से, जो लेबर्स हैं उनसे भी और जो ओवरऑल जो फर्म आई है उनसे मदद मांगने उनसे भी।
उसके बाद करते हैं टीवी एड्स। मैंने तो नहीं देखे किसी टीवी ऐड में किसी पर्टिकुलर इंसान को जॉब चाहिए तो कृपया करके आप इसको ले सकते हैं। तो टीवी एड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। बहुत सी सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्या कहते हैं आपको जो बिज़नेस मॉड्यूल्स हैं समझाते हैं या फिर वो आपको जॉब दिलवाते हैं। तो टीवी एड्स भी हो सकता है अगर आप चाहें तो। उसके बाद आता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब है अपनी ही रिक्वायरमेंट्स को डालना वेब पे, जिससे आपका क्या कहते हैं कोई कंपनी, इंटरेस्टेड कंपनी आपको देखे और आपको हायर कर ले। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे जहाँ पे लोग अपना एंगेजमेंट देते हैं और वहाँ से उनको जॉब्स भी मिलती हैं। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पे भी धोखाधड़ी के केसेस बहुत होते हैं। इसलिए कभी भी आप इन वेब पब्लिशिंग, टीवी एड्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और कैंपस रिक्रूटमेंट, ये जहाँ भी आप इन सब में कभी भी अपने आप को इनरोल करें इन फ्यूचर, तो बहुत ही ज़्यादा जांच पड़ताल और अपनी कॉन्शियसनेस से करें, क्योंकि फ्रॉड करने वाले पूरी दुनिया में भरे हुए हैं। आई होप आपको ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट समझ आया हो। इतने तरीके के रिक्रूटमेंट, अब जितनी इतनी बड़ी दुनिया है तो रिक्रूटमेंट करने के तरीके भी तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है बस इतना ही है। तो ये आप सबको किस तरीके से लिखना है ये सब कुछ आपको कॉमर्स क्लब के प्रीमियम नोट्स में मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को कॉमर्स क्लब ज्वाइन करना है तो वो गिवन नंबर पे कॉल कर सकता है या फिर वो पर्टिकुलरली ऐप डाउनलोड कर सकता है हमारे इस कम्युनिकेशन में। अगला बात करते हैं सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट ख़त्म होता है और उसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में तो पूल क्रिएट कर लिया, अब सिलेक्शन भी तो बाकी है। इतने सारे रिकमेंडेशन आ गए, इतने सारे लोग आ गए हमारे पास, अब सब कुछ तो अवेलेबल है, लेकिन हर इंसान सही नहीं होता, तो सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बढ़ते हैं हम लोग सिलेक्शन पे। सिलेक्शन ओवरऑल बात कर चुके हैं हम लोग सिलेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा, और सिलेक्शन किन किन जगहों से होके गुजरता है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो चलो मैं तुमको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन के बहुत सारे तौर तरीके और उनके दौर होते हैं। अगर आपने सिलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया, आप 100% फेल होने वाले हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट में। ध्यान दें, हमारा सिलेक्शन में सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब प्री स्क्रीनिंग भी बोलते हैं इसको। प्री स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि आप सबसे पहले चेक करिए कि जिन लोगों को आपने इकट्ठा किया है, एग्जाम्पल के 50 हम लोग को ज़रूरत है, लोकेलिटी में 1000 लोग हैं, तो हज़ारों लोगों को हमने बुला लिया। अब उन हज़ारों लोगों में कुछ अनपढ़ भी आए होंगे, कुछ पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनका रेफरेंस ही नहीं बताता है कि अब हमें चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ के रखा है उसने MBBS, अब हम उसको नहीं रिक्रूट कर सकते। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग या फिर प्री स्क्रीनिंग का मतलब यही होता है कि आप सबसे पहले उन वेस्टफुल लोगों को हटा दीजिए। मतलब उन 1000 लोगों में 500 लोग तो बिल्कुल ही वेस्ट होंगे, जो लोग टाइम पास करने के लिए आ गए हैं बस। प्री स्क्रीनिंग में सबसे पहले उनको हटाया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे सिलेक्शन टेस्ट। अब जितने 500 बचे हुए हैं उनमें से एक सिलेक्शन टेस्ट होगा। वो सिलेक्शन टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन मेथड से भी हो सकता है और बहुत तरीक़ों का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी, इमोशन, डिसीजन टेस्ट, हर तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं उनके, जैसे हमें एक बेस्ट बंदा मिल पाए। वो टेस्ट लेने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का मतलब अगर वो टेस्ट पास हो जाता है और उसमें बहुत अच्छी रैंकिंग लाते हैं तो लोग उनसे खुद मिलना चाहते हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो हमारी ही कंपनी के कुछ लोग होते हैं जो स्टाफिंग कर रहे होते हैं। उनसे डायरेक्टली वो लोग बातचीत करते हैं और बातचीत करने में उनसे कोई थ्योरेटिकल या फिर उनसे कोई एजुकेशनल बातें नहीं की जाती हैं। उनसे उनकी टेस्ट की जाती है बातों में कि वो ओवरऑल किस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन ऐसा जो आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा हो। इससे मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक बिजनेसमैन था, उसको एक मैनेजर की ज़रूरत थी और बेसिकली देखा जाए तो उसका जो पर्सनल असिस्टेंट था उसने एक इंसान को ढूंढ भी रखा था। उसका इंटरव्यू होना था। वो लोग इंटरव्यू जो था वो होटल में करते थे। डिनर करते वक्त उसने उस कैंडिडेट को बुलाया जो मैनेजर की पोस्ट पे बैठने वाला था, और वो जो बिजनेसमैन CEO था वो भी उसके आगे बैठा। पर्सनल असिस्टेंट साइड में बैठा हुआ था। दोनों ने ऑर्डर किया सूप। जो कैंडिडेट था उसको भी सूप सर्व किया गया और जो CEO था उसको भी सूप सर्व किया गया। जो कैंडिडेट था उसको सूप पीना था। CEO ने कहा चलिए शुरू करते हैं।
और जैसे ही सूप पिया जा रहा था, कैंडिडेट ने जो ब्लैक पेपर होता है उसको निकाला और सॉल्ट दोनों को ही सूप में डाला और सूप पीना शुरू कर दिया। सीईओ ने भी सूप पिया, सब ने मिलकर सूप पिया और उसके बाद उन्होंने उससे कोई भी बात नहीं करी और हैंडशेक करते हुए बस इतना कहा कि हम इसका रिज़ल्ट आपको 2-3 दिन बाद बता देंगे। और वो जो कैंडिडेट था, जो मैनेजर के पद पे आने वाला था, वो वहाँ से चला गया। जो पर्सनल असिस्टेंट था उसने पूछा सीईओ से कि आपने इतने होनहार इंसान को ऐसे ही जाने दिया, विदाउट एनी क्वेश्चन, आपने बस सूप पिया और उसको जाने दिया, ये क्यों किया? तो जो सीईओ था उसकी लाइन बहुत अच्छी थी। सीईओ और वो जो मालिक था जिसका पर्सनल असिस्टेंट उससे क्वेश्चन पूछ रहा था, उसने बस इतना ही कहा। जब सूप उसको सर्व किया गया तो उसने बिना टेस्ट करे उसमें सॉल्ट एंड पेपर डाल दिया। बिना टेस्ट किए अगर वो सॉल्ट एंड पेपर डाल सकता है तो वो बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न ले सकता है। इसीलिए मैंने उसको जाने दिया। और अगर तुम्हें लग रहा है कि वो इंसान बहुत ही अच्छा था, तो अगला इंसान जो भगाया जाएगा इस कंपनी से वो तुम होगे। ध्यान दें, ये इंटरव्यू बहुत छोटा होता है, बहुत कम बातें होती हैं, लेकिन एक एक छोटी बात उसमें नोट की जाती है। आई होप जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड टेस्ट। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड टेस्ट का मतलब है इंटरव्यू हो जाने के बाद उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। कहीं वो बैंकरप्सी आदमी तो नहीं है, कहीं वो गुंडा तो नहीं, कहीं वो नेता तो नहीं, या फिर कहीं वो पहले से जॉब कर रहा हो और हमारी भी जॉब करना चाह रहा हो, या फिर वो कहीं से ऐसा इंसान तो नहीं है जो हमारा खबर लेने आया हो, इंटरनल हमारे जितना भी इन्वॉल्वमेंट चल रहा है बिज़नेस का। तो बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन। इन सब के बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर इंसान हमारे बिजनेस में आने के काबिल है कि नहीं। सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है और अगर कोई पास हो जाता है तो उसका मेडिकल टेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में उस बंदे का पूरा मेडिकल टेस्ट किया जाता है। मेडिकल टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई इंसान की कुछ ऐसी बीमारियां जो दूसरे एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट कर दें, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बिजनेस उस पर केस हो सकता है। इसलिए मेडिकल टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा जॉब ऑफर। अगर मेडिकल टेस्ट में इंसान पास हो जाता है तो उसको जॉब ऑफर दिया जाता है कि आप अब से हमारे बिजनेस में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इतना सारा खर्चा और टाइम वेस्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने एक तो बंदा हायर किया और तीसरे दिन वो हमारा बिजनेस छोड़ के चला गया क्योंकि दूसरी कंपनी ने उसको बहुत ज़्यादा ललचवाया। तो ध्यान दें, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का, 10 साल का, 5 साल का होता है, जिसमें ना ही जितने समय तक का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसमें ना ही बिज़नेस उस एम्प्लॉय को निकाल सकता है और ना ही एम्प्लॉयज़ उस बिज़नेस से भाग सकते हैं। आई होप ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो और सिलेक्शन प्रोसेस यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा पार्ट है बिज़नेस का जहाँ पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होने के बाद उस पर्टिकुलर बंदे को ट्रेन किया जाता है कि हमारे इस पर्टिकुलर बिज़नेस में काम कैसे करना है आपको, क्योंकि कोई भी इंसान सब कुछ जानते हुए पैदा नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बेसिक मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय आ चुके हैं उनके ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ट्रेनिंग है वो आपकी 2 तरीके की हो सकती है। पहली ऑन जॉब और दूसरी ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग काम करते करते उसको सिखा देना और ऑफ जॉब ट्रेनिंग का मतलब वर्किंग आवर के बाद उसको सीख देना। ये दोनों ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप एक नए स्कूल में जाते हैं तो लोग किस तरीके से किस टीचर के पीरियड में बैठे हैं उस तरीके से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि पर्टिकुलर टीचर खतरनाक है या वो फ्रैंक है। वैसे ही एम्प्लॉयज़ भी ऑन जॉब ट्रेनिंग में ऐसे ही काम करते हैं। लोगों को काम करता देख वो खुद काम करना शुरू कर देते हैं। फिर हो गया यार, साइलेंट पे लगाएंगे अगली बार से। सो फाइनली स्टाफिंग ख़त्म होता है। अब स्टाफिंग में बस इतना ही है। आप लोगों ने पूरा जो स्टाफिंग है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पढ़ा है। एक बार इसकी रीडिंग लगाने के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस आने वाला है जो बाकी सारे बच्चों में नहीं, और आपको कुछ ऐसे फिगर्स पता हैं जो बाकी सारे बच्चों ने सोच भी ना रखे हों। अगर आपको कॉमर्स क्लब के पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको सपोर्ट कर सकते हैं।
आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं जिनको डर लग रहा है या फिर बिज़नेस स्टडीज़ को नहीं सेकेंडरी मान के रखा है या फिर बिज़नेस स्टडीज़ में समझ नहीं आ रहा उनको। आप प्रेफर कर सकते हैं और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं कॉमर्स क्लब, आप ऐप डाउनलोड करके। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए हैव